Hello everyone, welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik and I also welcome you to day 21 of our 45 days marathon on general psychology. So जैसा कि आप सबको प्रॉमिस किया था that we will come up with a video on structure of brain and the function of brain. तो आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे about the structure of brain. And if you have missed any video from day 1 to day 21, then please do check it out. The link for the playlist is in the description box. So let us get started with today's video. Now, when we talk about the structure of brain, as you can see in the flow chart, brain for our learning capacities, we have divided it into three parts: forebrain, midbrain and hindbrain. ठीक है, ताकि हम अच्छे से ब्रेन को स्टडी कर पाएँ और इजीली हर एक पार्ट को याद रख पाए, इसीलिए हमने ब्रेन को तीन पार्ट्स में अपनी कन्वीनियंस के लिए डिवाइड कर दिया. एंड फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स: थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम. अब ये जो सेरिब्रम है इसको हम लोग सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी बोल सकते हैं. एंड दिस सेरिब्रम फर्दर कंसिस्ट ऑफ फोर लोब्स, जिसके बारे में हम आगे आने वाली स्लाइड्स में बात करेंगे. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मिड ब्रेन, इट कंसिस्ट ऑफ RAS, जिसको हम बोलते हैं रेटिक्युलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. एंड फाइनली हमारा हाइंड ब्रेन विच हैज़ मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, पॉन्स एंड सेरिबेलम. सो ये एक बेसिक आउटलाइन है ब्रेन के स्ट्रक्चर का जो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए बना लिया. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू स्टडी ईच ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स इन डिटेल. सो प्लीज़ गियर अप. हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, बट एट द सेम टाइम इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेक श्योर आप वीडियो के थ्रू आउट अपना अटेंशन मेंटेन रखें एंड अपने नोट्स बनाते रहें. सो हियर यू गो विद द पिक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन. यहाँ पे बहुत सारे आपने लेबल्स देख लिए हैं. स्पाइनल कॉर्ड जो कि हम कवर कर चुके हैं, सेरिबेलम, ऑसिपिटल लोब, पेरिएटल लोब, बेसल गैंग्लिया, सेरिब्रम, टेम्पोरल लोब एंड सो मेनी अदर थिंग्स आर देयर. तो इन सारी चीज़ों को अब हम एक एक करके कवर करते हैं. एंड लेट अस स्टार्ट विद अ हाइंड ब्रेन. ठीक है, पीछे से शुरू करेंगे हाइंड ब्रेन को कवर करना. जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, हाइंड ब्रेन के क्या पार्ट्स हैं: मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, पॉन्स एंड सेरिबेलम. सो लेट अस वन बाय वन स्टडी देम. तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए मेड्यूला ऑब्लोंगाटा किधर है. जस्ट हैव लुक ऑन द पॉइंटर. ये है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल साथ में. तो जैसे ही आपकी स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हो रही है वैसे ही मेड्यूला ऑब्लोंगाटा स्टार्ट हो रहा है. सो कीपिंग दिस इमेज इन माइंड, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट मेड्यूला ऑब्लोंगाटा. So medulla oblongata, as you can see, is the lowest part of the brain that exists in continuation with your spinal cord, जो कि हम लोग ऑलरेडी उस इमेज में देख चुके हैं, राइट. इट कंटेन्स सेवरल न्यूरल सेंटर्स. नाउ दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट कि जो हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगाटा होता है उसके अंदर काफ़ी सारे न्यूरल सेंटर्स होते हैं विच रेगुलेट सर्टन बेसिक लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज़. तो लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ क्या हो गई? हमारी ब्रीदिंग, right? If we are not able to breathe, then हमारी life will not be there, right? So life supporting activities like breathing, swallowing, heart rate, blood pressure, इन सारी बेसिक्स एक्टिविटीज़ के रेगुलेशन के जो न्यूरल सेंटर्स होते हैं वो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा में प्रेजेंट होते हैं. एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई इट इज़ नोन एज द वाइटल सेंटर ऑफ द ब्रेन. ठीक है, बिकॉज इट इज़ रेगुलेटिंग द वेरी बेसिक लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज़. तो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा को बोला जाता है एज द वाइटल सेंटर ऑफ आवर ब्रेन. सो दिस वॉज अबाउट मेड्यूला ऑब्लोंगाटा. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज पॉन्स. तो एक बार देख लेते हैं पॉन्स किधर लोकेटेड है. जस्ट आफ्टर मेड्यूला ऑब्लोंगाटा है हमारा पॉन्स, राइट. सो लेट अस स्टडी अबाउट इट. So pons is connected with medulla on one side and with the midbrain on the other side. तो pons basically medulla and midbrain के बीच में located है, right? Where it is involved, जैसे medulla oblongata was involved in a basic life functions and vital activities, similarly pons जो है वो involved है sleep mechanism में. ठीक है, पर्टिकुलरली द स्लीप विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ड्रीमिंग. तो हम जब सोते हैं तो सबको ड्रीम्स आते हैं, राइट. सो जो द स्लीप दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ड्रीमिंग व्हेन वी हैव ड्रीम्स, सो उसमें किसका रोल है?
हाइंड ब्रेन के पार्ट जो कि है पॉन्स, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसका रोल है, राइट। It also contains muscles affecting the respiratory movement and the facial expressions. तो यहाँ पे हमने देख लिया कि पॉन्स के तीन काम हो गए. फर्स्ट इज कि ये स्लीप मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है, पर्टिकुलरली द वन विच इज इन्वॉल्व इन ड्रीमिंग. द सेकेंड फंक्शन ऑफ पॉन्स इज कि ये जो हमारी रेस्पिरेटरी मूवमेंट होती है, यानी कि ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, ये जो प्रोसेस है उसमें भी इन्वॉल्व है. एंड द थर्ड थिंग कि हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल just by our facial expression we can display happiness, we can display sadness, we can display so many other emotions. तो पॉन्स जो है वो उस चीज़ में भी इन्वॉल्व है. The third part of hind brain is cerebellum. So let us have a quick look कि उस इमेज में हमारे cerebellum किधर है. तो ये रहा आपका cerebellum, राइट. सो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा और पॉन्स के जस्ट एडजेसेंट अगर आप ये फिगर देख सकते हो तो यहाँ पे प्रेजेंट है सेरिबेलम. एंड इफ़ यू कैन क्लियरली सी तो ये बहुत ज़्यादा ब्लू ब्लू कलर के लाइंस हैं. व्हाट डज दीज लाइंस इंडिकेट? दीज लाइंस बेसिकली इंडिकेट द रिंकल्स. ठीक है, सेरिबेलम पे बहुत सारे रिंकल्स प्रेजेंट हैं. सो लेट अस हैव अ लुक ऑन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम. तो सेरिबेलम जो है इट इज़ द हाईली डेवलप्ड पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन एंड इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स रिंकल्ड सरफेस. तो अभी अभी हमने उस इमेज में देखा कि सेरिबेलम जो है एक बहुत ही ज़्यादा रिंकल्ड सरफेस है उसका. और वो रिंकल्ड सरफेस इसीलिए भी है बिकॉज सेरिबेलम इज़ अ हाईली डेवलप्ड पार्ट ऑफ आर हाइंड ब्रेन. सबसे ज़्यादा जो डेवलप्ड पार्ट है हाइंड ब्रेन का वो है सेरिबेलम. नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम? इट मेंटेन्स एंड इट कंट्रोल्स आवर पोस्चर एज वेल एज द इक्विलिब्रियम ऑफ आवर बॉडी. तो जब हम लोग चलते हैं तो वी मेंटेन अ पोस्चर, राइट. हम सीधे बैठते हैं या फिर जब हम खड़े होके चलते हैं तो हम सीधे खड़े होके चलते हैं और हमारी बॉडी का एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है. हमारे हैंड्स का मूवमेंट भी अच्छा कोऑर्डिनेट होके चलता है. तो सेरिबेलम बेसिकली मेंटेन करता है और कंट्रोल करता है हमारी बॉडी का पोस्चर, हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम, राइट. सो मेन फंक्शन ऑफ सेरिबेलम इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्क्यूलर मूवमेंट. कि अगर हम मूव भी कर रहे हैं, भाग रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, सो सारी मसल्स कोऑर्डिनेटेड रहे, हमारी बॉडी में एक स्टेट ऑफ बैलेंस इक्विलिब्रियम बना रहे. एंड सेरिबेलम ऑल्सो स्टोर्स मेमोरी ऑफ मूवमेंट पैटर्न. अब इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, राइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेरिबेलम स्टोर्स मेमोरी ऑफ मूवमेंट पैटर्न? इसका मतलब बेसिकली ये होता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे लोग बोलते हैं ना कि अगर आपने एक बारी साइकिल चलानी सीख ली, बाईसाइकिल, एक बारी अगर किसी ने साइकिल चलानी सीख ली और हो सकता है 1-2 साल तक साइकिल नहीं चलाई और 1-2 साल के बाद उस इंसान को फिर से साइकिल दी गई, तो आफ्टर अ फ्यू ट्रायल्स वो इंसान वापस से साइकिल चलाने लग जाएगा. क्यों? क्योंकि एक बार साइकिल सीख ली तो वो कभी भूलते नहीं है. वाई डोंट दे फॉरगेट? बिकॉज ऑफ सेरिबेलम. क्योंकि सेरिबेलम ने इस मूवमेंट पैटर्न की, यानी कि साइकिल चलाने की जो मूवमेंट पैटर्न है उसको जो है स्टोर करके रखा हुआ है अपने अंदर. सो सेरिबेलम का फंक्शन इज बेसिकली टू कंट्रोल, मेंटेन द पोस्चर ऑफ आवर बॉडी, टू कोऑर्डिनेट द मस्क्यूलर मूवमेंट एंड टू ऑल्सो स्टोर इन्फॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू आर मूवमेंट पैटर्न. साइकिल कैसे चलाया, चलना सीखना. वी जस्ट लर्न वंस टू वॉक, राइट. एक ही बार हम सीखते हैं कि कैसे चलना है, एक छोटा बच्चा. एंड आफ्टर दैट जब हम बड़े होते हैं तो हम हर दिन तो नहीं सीखते कि कैसे चलना है, बिकॉज दैट मूवमेंट पैटर्न इज स्टोर्ड इन अ सेरिबेलम, राइट. सो दीज वर द 3 पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन. फिर से एक बार इमेज में आप देख लीजिए. मेड्यूला ऑब्लोंगाटा दैट बिगेन जस्ट आफ्टर योर स्पाइनल कॉर्ड, फिर आपका पॉन्स आ जाता है और इसके साइड में ही सेरिबेलम आ जाता है जिसका एक रिंकल्ड सरफेस है. सो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, पॉन्स एंड सेरिबेलम. नाउ वी विल मूव ऑन टू मिड ब्रेन. ठीक है, अब मिड ब्रेन नाम से ही थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा होगा व्हाट डज मिड मीन. मिड मीन कोई ऐसी चीज़ जो बीच में है, राइट. तो हाइंड ब्रेन हमने कवर किया, मिड ब्रेन उसके बाद हम अभी कवर करें और मिड ब्रेन के बाद फोर ब्रेन आएगा. सो मिड ब्रेन इज समथिंग विच इज इन बिटवीन योर हाइंड ब्रेन एंड योर फोर ब्रेन. तो आपका जो मिड ब्रेन है इट इज़ रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज. ठीक है, तो हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के कंपैरिजन में मिड ब्रेन का जो पोर्शन है वो स्मॉलर है साइज में. एंड व्हाट डज इट डू? इट कनेक्ट्स द हाइंड ब्रेन विद द फोर ब्रेन. तो हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन के साथ कनेक्ट करने का काम है मिड ब्रेन का. एंड it is not just limited to connecting the hind brain with forebrain, there is another important part.
ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट मिड ब्रेन का क्या है, उसको हम बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, विच इज RAS. व्हाट इज इट? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. नाउ व्हाट इज दिस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर अराउजल. तो हमारा जो अराउजल होता है, यू नो द स्टेट ऑफ बीइंग अवेक, वो स्टेट, वो अराउजल के लिए रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, and it is an important part of your midbrain, right? So with this we have covered hindbrain, we have covered midbrain, and now we will talk about forebrain. तो जब मैंने शुरुआत में आपको एक छोटा सा चार्ट दिखाया था, इसमें आपको क्लियर तो हो गया होगा दैट फोर ब्रेन इज समथिंग जिसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं. थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, लिम्बिक सिस्टम है, सेरिब्रम है जिसको हम कभी कभी सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, और इस सेरिब्रम के अंदर फर्दर 4 लोब्स हैं. तो मतलब कि ये फोर ब्रेन बहुत ही ज़्यादा वास्ट है. सो मेक श्योर कि आपने अभी तक अपना अटेंशन मेंटेन करके रखा है, बिकॉज फोर ब्रेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. So forebrain is considered to be the most important part of our brain because it performs all the cognitive, emotional and motor activities. तो हमारी जो जितनी भी cognitive abilities, what are cognitive abilities? जैसे कि thinking, decision making, problem solving, तो ये सारी जो cognitive activities होती हैं, या फिर हमारी emotional activities जो emotions को control करती हैं, right? या फिर हमारी मोटर एक्टिविटीज़, इन सारे चीज़ों का फंक्शन होता है फोर ब्रेन के अंदर, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई फोर ब्रेन इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, राइट? अब हम फटाफट फोर ब्रेन के भी पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो वंस अगेन हमने अपने कन्वीनियंस के लिए बनाए हैं, राइट? सो द फर्स्ट पार्ट इज हाइपोथैलेमस. नाउ व्हाट डज हाइपोथैलेमस डू? इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स इन द ब्रेन. तो हाइपोथैलेमस हमारी ब्रेन का सबसे ज़्यादा स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, बट इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी वाइटल रोल इन आवर बिहेवियर. सो इवन दो हाइपोथैलेमस सबसे छोटा स्ट्रक्चर है, बट स्टिल वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिहेवियर में. एंड हाउ इट डज, लेट अस क्विकली स्टडी. So it regulates the physiological processes which are involved in emotional and motivational behaviors. तो हमारे जो emotional behaviors होते हैं, you know, if we are sad or if we are very happy or if we are very angry, all those emotional behaviors or all the motivational behaviors, उन सब बिहेवियर के पीछे जो हमारा एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है कि क्या हॉर्मोन्स रिलीज होंगे इफ समबडी इज यू नो स्ट्रेस्ड, क्या हॉर्मोन्स रिलीज होंगे इफ समबडी इज हैप्पी, इफ समबडी इज मोटिवेटेड, इफ समबडी इज एंग्री. तो उन सब का जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है वो रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस. सेकेंड थिंग, इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी. तो देखो, एक तो होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कि सपोजिंगली आप अभी जिस रूम में, क्लासरूम में या जिधर भी आप बैठे हैं, वहाँ का एक एनवायरनमेंट होगा. हो सकता है वो एनवायरनमेंट वार्म हो, वो एनवायरनमेंट कोल्ड हो, वो एनवायरनमेंट मॉडरेटेड हो. तो जैसे हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एक टेम्परेचर होता है, एक कंडीशन होता है, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी एक इन्वायरमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट. So it is the duty and it is the function of this hypothalamus, which is a part of the forebrain. So hypothalamus basically regulates and also controls this internal environment, and it regulates the secretion of hormones from various endocrine glands. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो हमने ऑलरेडी ही कवर कर चुका है. इफ़ यू हैव नॉट वॉच द वीडियो where we covered and talked about endocrine glands, then please do so. The link is in the description box, right? So hypothalamus को अब आपने देख ही लिया होगा कि ये स्ट्रक्चर बहुत छोटा है, बट इसके रोल्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. सो लेट अस क्विकली हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोथैलेमस. ज़रा फटाफट लोकेट कीजिए, ये रहा हमारा हाइपोथैलेमस, राइट? जस्ट फोकस ऑन दिस रेड कलर लाइन, दिस इज़ योर हाइपोथैलेमस. सो ये बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है, बट इसके रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जस्ट अबव योर हाइपोथैलेमस यहाँ पे लेबल हुआ है थैलेमस, जो कि है यहाँ पे, ये भी छोटा ही है, राइट? सो नाउ लेट अस स्टडी द नेक्स्ट पार्ट. आई होप आपको थैलेमस क्लियर हो गया होगा. नाउ वील स्टडी, सॉरी, आई होप आपको हाइपोथैलेमस क्लियर हो गया होगा. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट थैलेमस, जिसको हमने अभी अभी लोकेट किया था.
सो इट कंसिस्ट्स ऑफ एन एग शेप्ड क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये जो थैलेमस है इसमें क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स होता है और उस क्लस्टर का एक एग शेप्ड है, ठीक है। आपने कभी अगर एग देखा होगा तो एग का कैसा ओवल शेप होता है, वैसे ही एग शेप्ड क्लस्टर है न्यूरॉन्स का, विच इज़ सिचुएटेड ऑन द अपर साइड ऑफ योर हाइपोथैलेमस। वो है, ये डिस्क्राइब करता है आपके थैलेमस की लोकेशन को, स्ट्रक्चर को, राइट। नाउ इट इज़ लाइक अ रिले स्टेशन। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ज़रा समझिएगा। हमारा जो थैलेमस है वो एक रिले स्टेशन की तरह होता है दैट रिसीव्स ऑल द इनकमिंग सेंसरी सिग्नल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स and then sends them to appropriate parts of cortex for processing. तो थैलेमस बेसिकली what it is doing is कि जितनी भी सेंसरी सिग्नल्स सेंस ऑर्गन्स से आते हैं उन सारे सेंसरी सिग्नल्स को थैलेमस रिसीव करता है और फिर उन सिग्नल्स को आगे सेंड करता है टू अप्रोप्रिएट पार्ट्स, कॉर्टेक्स जो हमारे ब्रेन का ही एक पार्ट है उसको सेंड करता है उन सिग्नल्स को, ताकि वो कॉर्टेक्स जो है उस सिग्नल्स को प्रोसेस करे और हमारे बॉडी पार्ट्स में उन सिग्नल्स को अप्रोप्रिएटली डिस्ट्रीब्यूट करे। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ थैलेमस, और इसीलिए हम इसको एक रिले स्टेशन बोलते हैं, क्योंकि ये एक जगह से सिग्नल रिसीव करता है और फिर उन सिग्नल्स को दूसरी जगह पर सेंड करता है। सो दिस इज़ द वर्क ऑफ अ रिले स्टेशन, राइट। तो ये बात हो गई थैलेमस की। द नेक्स्ट वन इज लिम्बिक सिस्टम। अब लिम्बिक सिस्टम क्या करता है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इंटरनल होम्योस्टैसिस। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय होम्योस्टैसिस? होम्योस्टैसिस का मतलब होता है एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, एक स्टेट ऑफ बैलेंस। तो हमारा जो एक इंटरनल होम्योस्टैसिस होता है, यानी कि हमारा बॉडी टेम्परेचर वो बैलेंस्ड रहे, बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर वो बैलेंस्ड रहे, ब्लड प्रेशर है बैलेंस्ड रहे, ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो बैलेंस्ड रहे। तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, एक होम्योस्टैसिस रखने के लिए लिम्बिक सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट्स ऑफ हिपोकैम्पस एंड एमिगडाला। तो आपका जो लिम्बिक सिस्टम है उस लिम्बिक सिस्टम के अंदर ही हिपोकैम्पस प्रेजेंट होता है और एमिगडाला प्रेजेंट होता है। अब हिपोकैम्पस किस लिए इम्पॉर्टेंट है और एमिगडाला किस लिए इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा, राइट। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस हिपोकैम्पस? हिपोकैम्पस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन आर LTM। नाउ व्हाट इज़ दिस LTM? LTM स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हिपोकैम्पस का। और एंड डोंट वरी, LTM के बारे में हम आगे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं इन दिस जनरल साइकोलॉजी मैराथन। आगे आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें हम LTM, STM, मेमोरी, वाई वी फॉरगेट, उन सब चीज़ों को कवर करेंगे। सो टिल नाउ जस्ट रिमेंबर कि हिपोकैम्पस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन LTM, और एमिगडाला जो है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर इमोशनल बिहेवियर। तो जो बिहेवियर आपकी इमोशंस से रिलेटेड है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एमिगडाला। सो लोकेट कर लेते हैं हिपोकैम्पस और एमिगडाला को उस इमेज में, ताकि आपको ये डायग्राम भी याद होता रहे। सो हियर इज़ योर एमिगडाला, ठीक है, यहाँ पे ये है आपका एमिगडाला। जस्ट इस लाइन को आप फॉलो करते जाइए, यू विल बी एबल टू सी इट। और हिपोकैम्पस जस्ट एमिगडाला के नीचे, ये जो ब्लू पोर्शन है दिस इज़ योर हिपोकैम्पस, राइट। और ये दोनों पार्ट हैं हमारे फोर ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम के। एंड आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू फाइनली टॉक अबाउट सेरिब्रम, या फिर जिसे हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम एंड इसके अंदर जो 4 डिफरेंट टाइप्स के लोब्स हैं उनका क्या रोल है। नाउ व्हाट सेरिब्रम डज इज इट रेगुलेट्स ऑल द हायर लेवल कॉग्निटिव फंक्शंस। तो कॉग्निटिव फंक्शंस क्या होते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये जो सारे प्रोसेसेस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉग्निटिव फंक्शंस। सो सेरिब्रम इज समथिंग विच रेगुलेट्स ऑल दीज हायर लेवल कॉग्निटिव फंक्शंस, जैसे कि अटेंशन हो गया, परसेप्शन हो गया, लर्निंग, मेमोरी, लैंग्वेज, बिहेवियर, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये सारे जो हायर लेवल के कॉग्निटिव फंक्शंस हैं उन सबको रेगुलेट करना, मेंटेन करना, ये रोल है सेरिब्रम का, यानी कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स का। नाउ हमारा जो सेरिब्रम है उसके 2 हाफ्स हैं, ठीक है। तो आर सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। दीज आर द 2 हाफ्स ऑफ सेरिब्रम।
नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज हेमिस्फीयर्स, ये याद रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, because often in MCQs these are the questions which are repeatedly asked, right? So two halves of cerebrum are left hemisphere and your right hemisphere. Left hemisphere का क्या function होता है? It controls our language behavior. तो हमारा जो भी behavior लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, लैंग्वेज प्रोडक्शन, स्पीकिंग, ग्रामर, जो भी चीज़ें लैंग्वेज से रिलेटेड हैं वो लेफ्ट हेमिस्फेयर कंट्रोल और मेंटेन करता है. राइट हेमिस्फेयर क्या है? इट डील्स विद इमेजेस, स्पेटियल रिलेशनशिप्स, पैटर्न रिकॉग्निशन. तो जो सारी चीज़ें हो जाती है ना कि एक पैटर्न बना हुआ है उसको रिकॉग्नाइज करना, दैट व्हाट पैटर्न इट इज़, यू नो, दिमाग में स्पेटियल रिलेशन बनाना, इमेजेस के साथ डील करना, उन सब चीज़ों के साथ डील करता है राइट हेमिस्फेयर. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई ऑल्सो वॉन्ट टू लेट यू नो ओवर हियर इज़ कि हमारा जो लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, राइट? हाउ विल दे कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, हाउ विल दे बी कनेक्टेड विद ईच अदर? तो वो काम है कॉर्पस कैलोसम का, right? So learn the spelling also as well as the pronunciation. कॉर्पस कैलोसम है बेसिकली जो कनेक्ट करता है लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर को और मैसेजेस को बैक एंड फोर्थ करता है बिटवीन दीज हेमिस्फेयर्स, राइट? एंड दिस कॉर्पस कैलोसम इज अ वाइट बंडल ऑफ माइलिनेटेड फाइबर्स. ठीक है, इसको ये एक वाइट बंडल होता है माइलिनेटेड फाइबर्स का जो कि राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर से मैसेजेस बैक एंड फोर्थ करता है. सो दिस वाज अबाउट द टू हाफ्स ऑफ योर सेरिब्रम. नाउ हियर यू कैन सी इन दिस इमेज, ये है जैसे कि आपका लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और ये है आपका राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर. सो दिस इज हाउ योर सेरिब्रम गेट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड इज कनेक्टेड बाय योर कॉर्पस कैलोसम. अब जिस बात की हम बहुत देर से बात कर रहे थे रिगार्डिंग द फोर लोब्स, तो हमारा जो सेरिब्रम है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, इट फर्दर हैज़ फोर लोब्स. और वो फोर लोब्स क्या हैं? फ्रंटल लोब, पेरिएटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ओसिपिटल लोब. सो दीज आर द फोर लोब्स. फटाफट इसका नाम याद कर लेते हैं, फ्रंटल, पेरिएटल, टेम्पोरल एंड ओसिपिटल. अब इनके फंक्शंस क्या है, राइट? ये जो हमारा फ्रंटल लोब है इट इज़ कंसर्न्ड विद कॉग्निटिव फंक्शंस. तो बाय नाउ आई बिलीव कि कॉग्निशन, कॉग्निटिव फंक्शंस का मतलब आप अच्छे से समझ चुके होंगे. ठीक है, अटेंशन, थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें होती है कॉग्निटिव फंक्शंस. सो फ्रंटल लोब इज बेसिकली कंसर्न्ड विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स. व्हाट अबाउट पेरिएटल लोब? पेरिएटल लोब इज कंसर्न्ड विद क्यूटेनियस सेंसेशंस. अब क्यूटेनियस सेंसेशंस का क्या मतलब होता है? क्यूटेनियस का बेसिकली मतलब होता है स्किन, राइट? तो स्किन पे जो टच फील होता है हमें, जो प्रेशर फील होता है, जो टेम्परेचर फील होता है बाहर के एटमॉस्फेयर का अपनी स्किन पर, उन सारे सेंसेशंस को हम बोलते हैं क्यूटेनियस सेंसेशंस, राइट? अगर कोई इंजेक्शन लगाएगा आपके हाथ पे तो यू विल एक्सपीरियंस दैट प्रेशर एंड पेन, दैट इज नोन एज क्यूटेनियस सेंसेशन. वो कैसे कंट्रोल हो रहा है, वो कैसे रेगुलेट हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ पेरिएटल लोब, राइट? और इन क्यूटेनियस सेंसेशंस का कोऑर्डिनेशन विद अ विजुअल एज वेल एज ऑडिटरी सेंसेशन, ये भी काम होता है पेरिएटल लोब का. जैसे कि आपको स्किन पे इंजेक्शन लगाया तो तुरंत आपकी आंखों से आंसू आ जाता है बिकॉज पेरिएटल लोब इज कोऑर्डिनेटिंग दिस क्यूटेनियस, दिस स्किन सेंसेशन विद योर विजुअल सेंसेशन एज वेल, राइट? तो ये हो गया आपका पेरिएटल लोब. उसके बाद आता है टेम्पोरल लोब. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेम्पोरल लोब? इट इज कंसर्न्ड विद प्रोसेसिंग योर ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन. तो ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन क्या हो गई? जो हम सुनते हैं अपने कानों से, राइट? तो उस ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना, सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या स्पीच बोल रहा है, उसको अंडरस्टैंड करना. ठीक है, और जो रिटन लैंग्वेज हम पढ़ते हैं, जैसा कि अभी आप इस स्क्रीन पे जो भी लिखा हुआ है वो पढ़ रहे होगे, यू आर एबल टू प्रोसेस दैट बिकॉज ऑफ योर टेम्पोरल लोब, राइट? जो मैं बोल रही हूँ उसको आप समझ पा रहे हो बिकॉज टेम्पोरल लोब उसमें एक कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है. जो ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन आप रिसीव कर रहे हो उसको प्रोसेस कर रहे हैं टेम्पोरल लोब, राइट? एंड फाइनली वी हैव ओसिपिटल लोब विच इज़ कंसर्न्ड विद योर विजुअल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी चीज़ें आप देख के समझते हो, यू नो, विद द हेल्प ऑफ योर आईज, जो भी इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हो फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड यू, वो चीज़ें होती है विजुअल इन्फॉर्मेशन जिसको प्रोसेस करता है ओसिपिटल लोब.
सो दीज आर द 4 लोब्स और इनका फंक्शन आपको ज़रूर से याद रखना चाहिए, राइट? फ्रंटल, पेरिएटल, टेम्पोरल एंड ओसिपिटल. दिस इज हाउ यू कैन सी. ठीक है, फ्रंटल लोब हो गया, पेरिएटल लोब हो गया, ओसिपिटल लोब हो गया, टेम्पोरल लोब हो गया, राइट? सेरिबेलम को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज वीडियो. आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है बिकॉज वी डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन. और अब बारी है क्विज टाइम की. जो लोग इस 45 डेज मैराथन को सीरियसली ले रहे हैं एंड एवरीडे का वीडियोस देख रहे हैं, दे मस्ट बी नोइंग कि एवरी डे एट द एंड ऑफ द वीडियो वी कंडक्ट अ स्मॉल क्विज जिसमें आप अपनी खुद की नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सकते हैं बाय बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ एंड यू कैन आंसर द क्वेश्चंस. सो दिस इज़ योर स्मॉल क्विज. 4 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको आप आंसर कर दीजिए आइदर इन द कमेंट सेक्शन या फिर अपनी नोटबुक में, एंड देन यू कैन चेक द करेक्ट आंसर्स जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे मेंशन कर दिए हैं. मेक श्योर you are true to yourself, and thank you for watching this video, because now no if no but only study with us. Join this 45 days marathon on general psychology by just subscribing to our channel and clicking the bell icon. अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को if you think it will be useful for them, and stay connected with us for more videos on psychology. Till then, have a good day and bye bye.